नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत के संविधान का असली रक्षक कौन है? जब देश में कोई बहुत बड़ा कानूनी सवाल उठता है तो आखिरी फैसला कौन सुनाता है? आज हम उसी सबसे बड़ी शक्ति यानी भारत के सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक जड़ों को समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो भारत के लीगल सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट की जगह कहाँ है? इसे ऐसे समझिए जैसे कोई पिरामिड हो और सुप्रीम कोर्ट ठीक उसके टॉप पर बैठा है। ये देश की सबसे ऊंची जुडिशल बॉडी है, जहां से आया फैसला बस अंतिम होता है। तो फिर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब बात हमारे संविधान को इंटरप्रेट करने की या उसे बचाने की आती है, तो आखिरी फैसला, द फाइनल वर्ड, किसका होता है? और देखिए, ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है, ये सीधा हमारे लोकतंत्र के दिल से जुड़ा है। और वो शक्तिशाली इंस्टीट्यूशन कोई और नहीं बल्कि भारत का सुप्रीम कोर्ट है। और आज हमारे इस पूरे विश्लेषण का फोकस पॉइंट यही है। तो देखिए, किसी भी बड़ी इमारत की तरह सुप्रीम कोर्ट की भी एक बहुत मजबूत नींव है। और ये नींव कहाँ रखी है? हमारे संविधान के आर्टिकल्स में। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन से शुरुआती प्रोविजंस हैं जो इसे बनाते हैं। सब कुछ शुरू होता है आर्टिकल 124 से। ये सिर्फ एक लीगल सेक्शन नहीं है, नहीं, ये एक ऐलान है, एक डिक्लेरेशन है। देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। सोचिए, बस इन चंद शब्दों से इस इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन का जन्म होता है। अच्छा, तो इस कोर्ट के टॉप पर कौन है? वो हैं भारत के चीफ जस्टिस, या जिन्हें हम सब जानते हैं सीजीआई के नाम से। और चीफ जस्टिस के साथ होते हैं 33 और जजेस। और एक मजेदार बात यह है कि ये जो 33 का नंबर है ना, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। पार्लियामेंट यानी हमारी संसद जरूरत के हिसाब से इस संख्या को बदल सकती है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट बैठता कहाँ है? कॉन्स्टिट्यूशनली इसका घर नई दिल्ली है। ये बात आर्टिकल 130 में लिखी है। पर क्या इसका मतलब यह है कि यह हमेशा वहीं बैठता है? जरूरी नहीं। चीफ जस्टिस प्रेसिडेंट की मंजूरी लेकर देश में कहीं भी इसकी बेंच बिठा सकते हैं, ताकि न्याय लोगों के और करीब पहुंच सके। तो हमने अब तक इमारत की बात तो कर ली। अब बात करते हैं उन लोगों की जो इसे चलाते हैं, मतलब जजेस। कोई जज बनता कैसे है? वो कब तक अपनी सेवा देते हैं? और क्या क्या उन्हें हटाया भी जा सकता है? चलिए जानते हैं। देखिए, ऑन पेपर तो अपॉइंटमेंट की पावर प्रेसिडेंट के पास है, लेकिन असल में ये एक बहुत ही खास सिस्टम के जरिए होता है, जिसे कोलिजियम सिस्टम कहते हैं। ये क्या है? ये सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जजेस का एक ग्रुप होता है जो नामों को रेकमेंड करता है। और ऐसा क्यों? ताकि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, मतलब न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहे। तो इस इतने बड़े पद तक पहुंचने का रास्ता क्या है? मतलब एलिजिबिलिटी क्या है? पहली शर्त बिल्कुल साफ है, भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके बाद आता है एक्सपीरियंस। या तो आप किसी हाईकोर्ट में 5 साल जज रहे हों, या फिर 10 साल तक हाईकोर्ट में वकील रहे हों। अच्छा, एक तीसरा रास्ता भी है जो बहुत रेयर है। अगर प्रेसिडेंट की नज़र में कोई एक बहुत ही बड़ा डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट है, तो उन्हें भी सीधे जज बनाया जा सकता है। और इनका कार्यकाल, मतलब रिटायरमेंट एज क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए रिटायरमेंट एज है 65 साल। ये उम्र उनके न्यायिक अनुभव और ज्ञान के शिखर को दर्शाती है। अब एक बहुत जरूरी सवाल, क्या किसी जज को हटाया जा सकता है? देखिए, ये प्रक्रिया लगभग नामुमकिन है, और ऐसा जानबूझकर किया गया है ताकि न्यायपालिका बाहरी दबाव से आजाद रहे। हटाने के सिर्फ 2 ही आधार हैं, सिद्ध कदाचार या अक्षमता। और इसे साबित करने का जो तरीका है, जिसे महाभियोग कहते हैं, वो इतना मुश्किल है कि उसके लिए संसद के दोनों सदनों में स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। ये एक बहुत बहुत ऊंचा पैमाना है। अच्छा, अब सोचिए कि अगर कोर्ट में जजेस की कमी हो जाए या चीफ जस्टिस मौजूद न हो, तो क्या होगा? क्या काम रुक जाएगा? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए भी इंतजाम है। आर्टिकल 125 जजेस की सैलरी को सिक्योर करता है, और आर्टिकल 126 से 128 ये पक्का करते हैं कि जरूरत पड़ने पर एक्टिंग सीजेआई या एड हॉक जजेस अपॉइंट किए जा सके। मतलब न्याय का काम कभी नहीं रुकना चाहिए। तो अब तक हमने ये समझ लिया कि कोर्ट बनता कैसे है और उसमें कौन बैठता है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, इसकी पावर्स क्या हैं? सुप्रीम कोर्ट असल में कर क्या सकता है? आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट को एक बहुत ही खास स्टेटस देता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड।
अब इसका मतलब क्या है? इसे ऐसे समझिए कि ये एक ऐसा लीगल लाइब्रेरी है जिसके सारे फैसले और प्रोसीडिंग्स हमेशा के लिए दर्ज हो जाते हैं। वो पत्थर की लकीर बन जाते हैं और आगे आने वाले सभी मामलों के लिए एक परमानेंट रिकॉर्ड और मिसाल का काम करते हैं। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने के दो बहुत पावरफुल रिजल्ट्स निकलते हैं। पहला, इसके रिकॉर्ड्स की एविडेंशियरी वैल्यू होती है, मतलब उन पे किसी और कोर्ट में सवाल नहीं उठाया जा सकता। और दूसरा, इसके पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी न्यायालय की अवमानना के लिए सजा देने की ताकत होती है, मतलब इसके आदेशों का पालन करना ही होगा। अब आते हैं आर्टिकल 131 पर, जो बात करता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की। सुनने में ये शब्द थोड़ा भारी लगता है ना? पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। कुछ खास किस्म के मामले ऐसे होते हैं जो अपनी सुनवाई के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। उन्हें किसी लोअर कोर्ट से होकर आने की जरूरत नहीं है। तो ये खास मामले हैं कौन से? ये असल में हमारे फेडरल स्ट्रक्चर से जुड़े बड़े बड़े विवाद होते हैं, जैसे कि केंद्र सरकार और किसी एक या एक से ज्यादा राज्यों के बीच कोई झगड़ा हो, या फिर दो या उससे ज्यादा राज्यों के बीच कोई विवाद हो। ऐसे बड़े मामले सीधे टॉप पर यानी सुप्रीम कोर्ट में सुने जाते हैं। चलिए, तो हमने काफी कुछ समझ लिया है, और अगर कोई एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है तो अब जो आने वाला है वो खास तौर पर उनके लिए है। आइए फटाफट से जो की पॉइंट्स हैं उन्हें रिवाइज कर लेते हैं। ये जो टेबल है ये एक क्विक रिवीजन गाइड की तरह है। जो सबसे जरूरी आर्टिकल्स हैं उन्हें याद रखना है। 124 है एस्टैब्लिशमेंट के लिए, 129 है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के लिए, और 131 है ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के लिए। ये तैयारी के लिए एक बहुत काम का शॉर्टकट है। और यहाँ कुछ फैक्ट्स हैं जो बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं। सुप्रीम कोर्ट जजेस की रिटायरमेंट एज 65 साल। उनको हटाने का तरीका महाभियोग यानी इम्पीचमेंट। सुप्रीम कोर्ट का स्टेटस कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड और ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन वाला आर्टिकल 131। ये पॉइंट्स एकदम याद कर लीजिए। तो आखिर में ये समझना सबसे जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ केस सुनने वाली आखिरी अदालत नहीं है। ये हमारे संविधान का संरक्षक है, अ गार्डियन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है उन नियमों को इंटरप्रेट करना और बचाना जो हमारे लोकतंत्र की नींव हैं। तो आज हमने सुप्रीम कोर्ट की नींव, उसके जजेस और उसकी कुछ खास शक्तियों को समझा, पर एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी बचा है। देश भर की हजारों निचली अदालतों से अपील होकर मामले इस सबसे बड़ी अदालत तक पहुंचते कैसे हैं? ये अपने आप में एक और दिलचस्प कहानी है जिसे हम अपने अगले विश्लेषण में देखेंगे।